तो भारतीय बाजारों के लिए कई सारे अच्छे, कई सारे बुरे, कई सारे बेहतरीन ट्रिगर के बीच में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब मार्केट अवेट कर रहा है कुछ बड़े ट्रिगर का, जिसमें सबसे बड़ा ट्रिगर है अर्निंग्स। तो इन सब के बीच में कैसे रहेगा बाजार, क्या रहेगी आगे की दिशा दशा, इन सब पे बातचीत कर लेते हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुनील सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और अदरवाइज भी। सुनील सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सर, पिछले क्वार्टर की अर्निंग से लेकर इस क्वार्टर की अर्निंग तक हम पहुंच गए, लेकिन यूएस इंडिया टैरिफ इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। यूएस में इश्यूज शुरू हो गए, वहाँ शटडाउन हो रहा है, लेकिन इंडिया और यूएस का टैरिफ का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। मार्केट भी वेट एंड वॉच मोड पे ही है, वो पार्ट को इनफैक्ट डिस्काउंट ही करके बैठा है। सो उस चीज़ के बीच में अब बाजार कहाँ जाएगा? क्योंकि हम अगर देखें तो पिछले 27 सितंबर को हमने ऑल टाइम हाई हिट किया। ये 27-25 सितंबर तक पहुँचते पहुँचते हमने ऑलरेडी 1,500-2,000 हज़ार पॉइंट की निफ्टी गिरा दी। और एक साल में बाजार ने टाइम बेस्ड करेक्शन में दिखाया, अब प्राइस बेस्ड करेक्शन में दिखा रहा है। सो क्या किया जाए बाजार में? नहीं, देखिए, बहुत नाराज होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि टैरिफ का मसला बहुत लंबे दिन का ऐसे ही चल सकता है। देखिए, यूएस के लिए ये टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाना वो ट्रेड के अलावा भी कारण थी, सबको पता है। वो रशिया को उधर अलास्का लाने में और ट्रम्प को नोबेल प्राइज की कोशिश के अंदर हमको हमारे ऊपर एडिशनल 25% लगा दिया। और उसको निकालने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, ये हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि हमारी मजबूरी थी, हमारे चॉइस नहीं था। अगर रशिया से नई ऑयल खरीदते तो ईरान से खरीदते, उनके ऊपर भी सैंक्शन है। नहीं तो वेनेजुएला से खर्चे, वहां पे भी सैंक्शन है। तो रास्ता कुछ और नहीं था। और अब गठबंधन के अंदर अगर हम यूएस से कुछ दो तीन चीज है। एक, हम यूएस से ही तेल खरीद सकते हैं। दूसरी एक सोच आई है कि जो अपना कॉर्न है ना, उससे एथेनॉल प्रोड्यूस करके उस एथेनॉल को पेट्रोल में जो ब्लेंड कर रहे हैं, वहां पे इंडियन शुगर मिल्स की जो होती है वो एथेनॉल की प्रोडक्शन वहां को डाइवर्ट करके उस एथेनॉल को यूज करते हैं। तो मेरा मानना है कि ये 50% का टैरिफ बहुत लंबे दिन तक नहीं चलेगा। हाँ, इतने दिन तक नहीं सॉल्व हुआ तो थोड़ी तो एक डाउट आ रही है कि कब रिजॉल्व होगा। सेकंड, देखिए, उसके बाद भी अमेरिकन ट्रेड सेक्रेटरी की तरफ से कोई इधर आया था, फिर हमारे पीयूष गोयल भी उधर गए थे। और बीच में मिस्टर अनंत नागेश्वर ने भी कहा कि नवंबर 30 के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो हम कह रहे हैं कि देखिए, ऐसा टैरिफ का माहौल आज है। यही एफआईएस को बेक हमारी तगड़ी ग्रोथ के सामने भी वो नहीं आ रहे हैं। तो वो कारण, एक कारण यही है कि टैरिफ का मसला उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तब तक एक स्ट्रांग मूव एफआई से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मगर जी। उसको अलग रखने को एक ना एक दिन वो सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड बात है कि ये अक्टूबर में अर्निंग सीजन की बात उठाई। मैं अर्निंग सीजन में भी ज्यादा उम्मीद मत रखिए इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, बिकॉज क्या हो गया कि अगस्त 15 से सितंबर 22 तक कंजम्पशन pretty much बंद था। बिकॉज प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया लाल किले से, फिर 22 सितंबर को ही वो लागू हुआ ना। तो नेचुरली एक कंजम्पशन का पोस्टपोनमेंट हुआ है, तो नेचुरली कंपनियों के सर उसका असर तो दिखेगा। तो इस अर्निंग सीजन पे ज्यादा आपको जो क्वार्टर की बीती हुई क्वार्टर की अर्निंग्स है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की मैं कहूंगा जरूरत नहीं, अभी मत दिखिए। मगर गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिवाली तो 20 तारीख को आ जाएगी। तो ज्यादातर कंपनियों की अर्निंग्स 20 तारीख के बाद ही रिपोर्ट होगी। कुछ गिने चुने ही 10 से 20 में करेंगे। तो सबके जो स्पीचेस में आपको दिखेंगे कि क्या मेरी धंधे में बहुत बड़ा बदलाव दिवाली के कारण हो रहा है। ऐसी जो चीज आती है सामने, तो एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है कि देश में कंजम्पशन और कंज्यूमर डिमांड और कंज्यूमर सेंटीमेंट में बदलाव आ रहा है। वही मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अर्निंग सीजन में मैं कहूंगा कि जो माहौल क्रिएट होता है कॉन्वर्सेशंस में क्वार्टरली अर्निंग्स के, और जो गाइडेंस देते हैं आने वाले साल के लिए, वो इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि ये है जो क्वार्टर जहां पे सभी एनालिस्ट, चाहे वो एफआई के हो या हमारे देश के एनालिस्ट हो, सबकी सोच एक और साल आगे बढ़ती है। तो ये जो आपने कहे ना टाइम करेक्शन, ये टाइम करेक्शन ऑफ पी होता है। और अगले साल मान लीजिए इन्फ्लेशन तो बहुत घट गया है, तो नॉमिनल जीडीपी शायद 9% के आसपास ही रहेगी। तो अगर 9% नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है, तो अगर अर्निंग्स में 10, 11, 12 भी हो जाए अगले साल की एक्सपेक्टेशन, तो उतना हद तक आपको वैल्यूएशंस में थोड़ी एक नरमी दिखेगी। तो वो नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, एफआईएस के लिए भी थोड़ी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि वैल्यूएशन
और एक इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके कारण एफआईएस चीन और साउथ कोरिया जैसे मार्केट में निवेश कर रहे थे और हमारे मार्केट में रिडम्पशन कर रहे हैं। तो छोटी छोटी गुड न्यूज़ है जो सामने आ सकती है इस अर्निंग सीजन में। और डोमेस्टिक बाइंग तो स्ट्रांग रहेगा, हर महीने 60-65 हज़ार करोड़ डीआईएस खरीद रहे हैं और वो जारी रहेगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी। तो मार्केट ज्यादा गिरेगी नहीं। आज आरबीआई की जो स्पीच हुई थी वहां पे भी ग्रोथ इस साल के ग्रोथ के ऊपर 6.5 से 6.8 को बढ़ा दिया, यानी शॉर्ट टर्म में टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म में जरूर होगा। हमारी फ्यूचर ग्रोथ जो 7-8-9-10% जा सकती है, वहां पे हमारे अमेरिका एक इंपॉर्टेंट देश है, 30% वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में उसका हिस्सा है। तो विदाउट अमेरिका उतना ग्रोथ रेट पहुंचना मुश्किल है। तो नेचुरली एफआईएस उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और हमारे लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि इस क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्टर है क्योंकि दिवाली के नंबर्स आएगी, फॉरवर्ड लुक एक साल बढ़ेगा और उसके बाद आपको टैरिफ के इसमें भी दिसंबर 31 तक कुछ ना कुछ तो मैं देख रहा हूं कि राहत आ सकती है। तो इसीलिए ये क्वार्टर इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वार्टर में लाइफ टाइम हाई पहुंचेगा नहीं, वो टैरिफ जब सॉल्व होगा तो अब बदलाव आप देख सकते हैं। तो सुनील सर, एक थॉट प्रोसेस आपसे समझना चाहूंगा बतौर फंड मैनेजर, जो थॉट प्रोसेस है वो क्या होता है। एक तरफ हम ग्रोथ बेस्ड स्टॉक्स को देख रहे हैं जिनकी ग्रोथ रोबस्ट है, 50% प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है पिछले 5 सालों में एवरेज सीएजीआर में, और इसमें ज़्यादातर सब हॉस्पिटल हैं या छोटे बेस की कंपनियां जहां पे एक अच्छी ग्रोथ आई है। तो उनको अगर एज अ फंड मैनेजर आपको पिक करना हो तो आप उस किस प्राइस पे उनको पिक करोगे? ग्रोथ एट व्हाट प्राइस, पहला पार्ट, एंड वॉल्यूम वैल्यू एट व्हाट प्राइस, ये दूसरा पार्ट। कहां पर डीप वैल्यू कट होते होते वैल्यू बन जाता है और कहां पर ग्रोथ भागते भागते ग्रोथ ओवर ग्रोथ हो जाता है या ओवर वैल्यू हो जाता है। सो ये पार्ट को आप कहां जज करोगे? वैल्यू वर्सेस ग्रोथ तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन कहां ग्रोथ बहुत महंगी है और कहां वैल्यू बहुत सस्ती है? तो वो होता है, उसको सॉल्व करने के लिए फंड मैनेजर के पास और एक रेशियो है जिसका नाम है पेग रेशियो, पीईजी, यानी पी को ग्रोथ के साथ करके देखना, राइट। तो वहां पर आप देखें तो ओवरऑल इंडियन मार्केट का अराउंड 1.5 है पीईजी रेशियो, फिर चीन का 1.1 है, इसलिए एफआईएस का ध्यान। पर डोमेस्टिक फंड मैनेजर के लिए और एक चीज मैं बताता हूँ, ये पीजी रेशियो भी जो पब्लिश होता है ना, ये मैंने जैसे कि मैंने कहा 1.5, वो एक साल की आउटलुक की है। मगर डोमेस्टिक फंड मैनेजर की कोशिश होती है 3 से 5 साल में स्टॉक को ढूंढना। तो वहां पे उनको ग्रोथ वर्सेस वैल्यू में ये चीज होती है कि वो खाली एक और साल के फॉरवर्ड को नहीं कैलकुलेट करते, वो 3 से 5 साल का फॉरवर्ड अर्निंग्स को लेकर डिस्काउंट करके देखते हैं कि क्या इसमें आज भी वैल्यू है। तो उसको कहते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अर्निंग्स, वो जो मैथ कैलकुलेशन होता है फाइनेंस में, राइट। तो हर एक फंड मैनेजर की आउटलुक कंपनी के ऊपर एक टाइम फ्रेम अलग होता है जो मार्केट की आउटलुक है। इसलिए आप देख रहे हैं कि हाई पी स्टॉक्स में भी खरीदारी होती है क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म का ग्रोथ अच्छा है। तो वो है जहां पर पी रेशो हाई होने से भी जस्टिफाई होता है जब उसकी सस्टेनेबिलिटी एक लंबी तौर पर दिख रही है। ये नहीं कि खाली अगले साल की अर्निंग्स है उसके बाद मेरे को आउटलुक ठीक नहीं है। तो फर्स्ट चीज है, हाई पी स्टॉक्स के लिए मुझे जितना लंबा मैं होल्ड कर सकता हूं तब तक मैं उसकी एक प्रॉफिट या कैश फ्लो की ग्रोथ को प्रोजेक्ट करूंगा, डिस्काउंट करके फिर मुझे उसमें रीजनेबिलिटी दिखे तो मैं फिर भी खरीदूंगा। वो एक तरह की होती है। दूसरी होती है सिक्लिकल कंपनियां। अब सिक्लिकल कंपनियां माने जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में होता है जिसका उतार चढ़ाव बहुत होता है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जब आती है वो एक साथ आती है। जैसे समझिए एक मोटरसाइकिल कंपनी की, अब वो कैपेसिटी क्रिएट करता है, सपोज उसकी 1 लाख की मोटरसाइकिल की, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 लाख की कैपेसिटी है और हर साल 10% उसकी सेल्स बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है। तो अगर आप समझिए कि आज उसका 75,000 सेल्स हो रहा है तो 25,000 का गैप है। तो अगर अगले साल 10% बढ़ा तो 82,000 बढ़ेगी, फिर और एक 8,000 जोड़ेंगे, 90,000। तो क्या है कि जब वो ऐड करता है, जब ये 85-90 क्रॉस करेगा, क्योंकि उसको कैपेसिटी ऐड करने में 1.5 साल 2-3 साल लगते हैं ना, तो उसके पहले उसको ऐड करना है। मगर जब ऐड करता है वो एकदम 50,000 मोटरसाइकिल ऐड कर देगा। कि ऐसा नहीं है कि वो कैपेसिटी हर साल 10-10 हजार बढ़ा सकता है,
वो बिल्कुल इट इज नॉट इकोनॉमिकल। तो जब वो 50,000 ऐड करता है, खाली वो नहीं ऐड करता है, उसके कॉम्पिटिटर भी ऐड करते हैं क्योंकि मार्केट उसको भी दिखता है। तो एक साथ क्या होता है कि 1.5 लाख का मोटरसाइकिल कैपेसिटी ऐड हो जाता है। तो नेचुरली एक एक्सेस सप्लाई और लो डिमांड की वक्त जब आती है, तो आपको उनके ईपीएस घटती है, बहुत कम दिखा है। तब आपको देखने की जरूरत है क्यों इसकी अर्निंग्स गिर गई है। तो वैल्यू की बात करते हैं। सिक्लिकल कंपनियों में वैल्यू दिखता है जब उनकी ईपीएस घटती है, बिकॉज इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ गए हैं, मगर सेल्स आने वाले साल में बढ़ेगा। तो वैल्यू पे देखना है कि सिक्लिकल कंपनी में ज्यादातर एक वैल्यू की सिचुएशन आती है जब वो कैपेसिटी में एक्सपेंड करते हैं या एक नई कंपनी को अक्वायर करते हैं, इसके लिए उसको बोरो करते हैं। तो जब सडनली वो करते हैं, वैसी कंपनियां में वैल्यू, डीप वैल्यू कहते हैं इसको, क्योंकि वो जब उसकी सेल्स बढ़ेगी नॉर्मल कोर्स में 3 से 5 साल में, वंस इसका फिक्स कॉस्ट कवर हो गया, तो एकदम जो भी सेल होता है सीधे प्रॉफिट में आती है। तो ऐसी डीप वाली सिक्लिकल सेक्टर्स में आती है। जैसे आज के दिन में आप बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स में अभी शुरुआत नहीं है। जब ये प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स शुरू होगी, तब ये जो स्मॉल स्केल सप्लायर्स होते हैं उनकी तो आज ऑर्डर बुक की बिल्कुल नहीं है। तो जब ऑर्डर बुक आएंगे तो लेंगे लोन लेके बैंक से, उनकी एक्चुअली उनकी प्रॉफिट्स घटेगी। मगर क्यों घट रही है? एक अच्छे कारण के लिए, क्योंकि वो कैपेसिटी ऑर्डर सप्लाई करने के लिए या कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बोरो करते हैं। तो वहां पे एक जो प्रॉफिट गिरता है, तो वो डीप वैल्यू जोन में आती है। तो ये मैंने ब्रॉडली आपको बताया, दो चीज। हाई तो पी स्टॉक नहीं खरीदते सुनील हैं सर, जब एक बात बताओ, कंसिस्टेंसी। इसका दूसरा हिस्सा भी आता है कि बतौर फंड मैनेजर ऐसी सिचुएशन आपने अपनी लाइफ में बहुत बार देखी होगी जब बाजार वहीं खड़ा है, कहीं नहीं जा रहा, और एक से एक अच्छे नाम वहीं खड़े हैं, कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, वो हालात और जज्बात बदलते रहते हैं बाजार में खबरों के हिसाब से। सो उस पार्ट को छोड़ देते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में आप उस टाइम का फायदा उठाते हैं एक्यूमुलेट करने का, या उस टाइम का फायदा उठाते हैं कि उसे अभी साइड रखो, उनको ढूंढो जो क्वालिटी है, उनमें पैसा डालो, घूम के वहीं आ जाएंगे, फिर ये इनको ले लेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं, थोड़े दिन बाद घूम के किसी और स्टॉक को देख के आते हैं और फिर इनको ले लेंगे, ये तो कहीं नहीं जा रहे अभी। सो ये दोनों सिचुएशन में आप किस सिचुएशन के साथ रहते हो? देखिए, एज अ पर्सनल फंड मैनेजर अगर मेरे पैसा मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं वही कहूंगा, मैं क्वालिटी कंपनी को लेकर बैठूंगा, एक ना एक दिन ये वापस आ जाएगी। ठीक है। मगर एज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैनेजर मैं नहीं कर सकता। क्यों पता है? क्योंकि मेरा तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन 3 साल में है, मगर डेली रिपोर्ट कार्ड पब्लिश होता है। तो अगर मैंने कुछ क्वालिटी स्टॉक को पकड़े, मगर अभी मोमेंटम चल रहा है मार्केट में, तो मेरे डेली एनएवी में मेरी अंडर परफॉर्मेंस रहेगी बेंचमार्क के साथ। तो ढेर सारे इन्वेस्टर और डिस्ट्रीब्यूटर आके मुझे ठोसेंगे, मुझे बोलेंगे कि क्या कर रहे हो आप। तो मेरे को एक बैलेंस रखने की जरूरत है कि मेरे को शॉर्ट टर्म का भी ख्याल रखना है और मीडियम टर्म भी ख्याल रखना है। तो ऑटोमेटिकली मैं डाइवर्सिफाई करूंगा, और कुछ ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स को शायद मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये क्वालिटी वाले स्टॉक के लिए आज माहौल ठीक नहीं है, बनेगा नहीं। जो भी कारण हो, हर एक की अलग अलग कारण होती है, और कुछ मोमेंटम वाले स्टॉक्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो फंडामेंटली वो जस्टिफाई नहीं लगते हैं जो भी कैलकुलेशन करने से, मगर क्योंकि मार्केट में वो चल रही है, एज अ फंड मैनेजर ऑफ पब्लिक मनी, देखिए मेरा मेरा पैसा नहीं है, वो अदर पीपल का पैसा है, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब मुझे बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है सुमित। तो वही है कि एज अ इंडिविजुअल, जो कहते हैं ना, पैसा जो प्रोप्राइटरी फंड मैनेज करते हैं, तो खाली अगर मुझे आंसर करना है मुझे या मेरे बॉस को, वो बात अलग है। जब पब्लिक मनी हैंडल करते हैं तो हम किसी एक की तरह दांत नहीं सकते, वैल्यू भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, मोमेंटम भी चाहिए, सब चाहिए। तो तो बैलेंस की जरूरत सुनील है। सर, डाइवर्सिफिकेशन यही एक चीज है। ये सिचुएशन में कॉन्ट्रा कॉल लेना, मतलब कितना, मतलब अगर अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में कॉन्ट्रा कॉल लेना है, तो एज अ फंड मैनेजर आपको क्या लगता है कि कितने परसेंट पे मुझे कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए? जैसे इस समय आईटी है, आईटी कॉन्ट्रा कॉल होगी अगर मैं लेता हूं तो, दोस्त की सिचुएशन सिनेरियो खराब है, बहुत अनसर्टेन है, लेकिन यही समय होता है, तो ये कॉन्ट्रा कॉल अगर मैं लेता हूं तो कितना परसेंट मुझे कॉन्ट्रा कॉल में मैं जाना चाहिए? और दूसरा आईटी पे आपका व्यू? 20 to 25% अपने पोर्टफोलियो में आपको कॉन्ट्रा कॉल रखना चाहिए, ठीक राइट। है। और आईटी में मेरा व्यू सही है कि मैं एक्चुअली बहुत अच्छा कॉन्ट्रा पिक समझता हूँ आईटी को। और इसका कारण यह है कि क्या है कि 2-3 चीज, अगर मैं थोड़ा टाइम लूँ इस आंसर के जी लिए। जी।
क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है ये, इसको इतनी आसानी से आंसर नहीं कर सकते। तो क्या है कि फर्स्ट चीज क्या है कि बहुत अभी साल, एक साल डेढ़ साल देखे आईटी प्रेशर के अंदर है। क्योंकि जब से ये एआई का माहौल बढ़ा है, आपको सभी लोगों को लगा है कि ये इंडियन कंपनियां बैकवर्ड लुकिंग है, वो अपने पुराने सर्विस बेस्ड मॉडल पे ही चल रही है। ये आने वाले जो एआई का एक सिचुएशन है उसको झेल नहीं पा रही है, और उसमें वो अडेप्ट नहीं कर रहे हैं करके एक सोच है, जिसके कारण इनके ऊपर दबाव आया है। दूसरी है कि अमेरिका में ये दबाव जो आ रहा था टैरिफ के कारण, ये कारण, तो अगर अमेरिका में दबाव है तो इंडियन आईटी बिजनेस का भी प्रॉब्लम सामने दिख रहा था। वो एक टैरिफ रिलेटेड ग्लोबल अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट आईटी के ऊपर ज्यादा दिख रहा था। तीसरी बात यहां पर थी कि रिसेंटली जो हुआ था वो H1B की बात, और H1B में डर आ गया था कि ये इंडियन आईटी कंपनी की फ्यूचर क्या है, राइट, ये तीन चीज। सो इन सब के लिए मेरा आंसर क्या है कि फर्स्ट आप इनको, इन इन आईटी कंपनियों ने कितने ऐसे मुसीबतों को झेला है। 2020 की कोविड की क्राइसिस लीजिए, 2007-8 की बैंकिंग क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस लीजिए, या Y2K का जो चैलेंज था, सब इन्होंने झेल लिया है। तो इनको आसानी से कहना कि ये नहीं कर सकते, ये मेरे लिए गलत है, वो एक बात है। सेकंड, इनके पास एआई के लिए देखिए, जैसे टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ किया तो उसको नेगेटिव दिखा था। अरे वो नेगेटिव नहीं है, जो एआई रिलेटेड एम्प्लॉयज एआई रिलेटेड में बदलाव नहीं कर सकते उनको लेट गो कर रहे हैं ना एज अ कंपनी। इट्स मे नॉट बी गुड फॉर इंडियन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एआई के कारण आईटी एम्प्लॉयमेंट में कम होगी, मगर ये कंपनियां अपनी बिजनेस को मैनेज करेगी उस तरफ, और सभी ने धीरे धीरे वो चेंज कर रहे हैं। ये बात नहीं है कि वो चेंज नहीं कर रहे हैं, और एआई बेस्ड कंसल्टिंग में वो आगे जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस है। थर्ड थिंग इसमें क्या है, इन सब कंपनियों के पास ढेर सारा कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, राइट। वो कैश बैलेंस है, अभी इन्फोसिस ने तो बायबैक अनाउंस किया पार्ट ऑफ इस कैश, मगर इन सबके पास वो ताकत है कि कोई उभरती हुई एआई कंपनी इंडिया में है या बाहर भी अक्वायर करके ये फास्ट ट्रैक कर सकते हैं एआई बेस्ड कंसल्टिंग को। वो अनाउंसमेंट कहने से पहले वो बताएंगे नहीं, क्योंकि ये बैकग्राउंड में डील होती है ना, साइलेंट में होती है। तो एक ना एक दिन ये अनाउंस करेंगे, तब माहौल ऑटोमेटिकली बदल सकता है, बदल जाएगा। चौथी बात मैं मानता हूं कि आईटी के ऊपर जो दबाव आया है उसके पीछे ये एफआईआईस इंडिया से बाहर निकाल रहे हैं उसका दबाव है। क्योंकि जब पैसिव फंड निकलते हैं तो पूरा इंडेक्स का जो भी स्टॉक्स है उसको निकालते हैं, तो आईटी का 10-11% है एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में। तो वो प्रेशर भी उसको आया है, क्योंकि लोकल फंड मैनेजर्स आईटी को नहीं खरीद रहे थे, उनको कुछ जानकारी नहीं है। ये सब जो न्यूज में कह रहा था वो उनके मन में है। तो एफआईएस की वापसी जब आएगी तो जरूर आईटी में वापस बाइंग शुरू होगी, वो एक बात। सेकंड बात, जैसे मैंने कैश बैलेंस है। थर्ड बात है कि ये H1B ओवर रिएक्शन था टू H1B। मैंने कैलकुलेट किया कि लास्ट ईयर की जो टोटल होती है ना 85,000 H1B, जिसमें आप समझिए कि 73% इंडिया का शेयर है, जो बन गया 62,000 इंडिया को मिलते हैं हर साल H1B वीजा। इसमें हमारी टॉप 5 आईटी कंपनीज की टोटल खाली 13,000 है। ज्यादातर ये अमेजॉन, गूगल, मेटा, अमेरिकन कंपनियां ही ज्यादा इसमें हिस्सा उठाती है। यस, इंडियंस जो उनकी ख्वाहिश है अमेरिका जाना, उसमें दबाव जरूर उसमें ये आएगा, मगर इंडियन आईटी कंपनीज ने बहुत साल पहले से ही अपना मॉडल उतना H1B के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। खाली 13,000, ये टोटल 5 कंपनियों की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 1.5 लाख है, 1.5, तो 15 लाख है, सॉरी 1.5 बिलियन, तो 1% ही है। तो ये H1B के कारण इंडियन आईटी कंपनीज के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, ये ओवर रिएक्शन था मेरे मन में। 13,000 एम्प्लॉयज के लिए उनको इतनी ज़्यादा उन्हें कष्ट नहीं होगी, वो इजिली इस सिटीज को संभालेंगे। और फाइनल चीज है, कॉन्ट्रा के लिए मेरे को सपोर्ट क्या है, कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब इतना करेक्शन हो गया है, इसके और गिरावट हो सकती है क्या? नहीं, एक क्वेश्चन हो गया है आपको मार्जिन। सेकेंड, इन सब की देखें आप, डिविडेंड डील 3 से 4% है, तो एक आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है, एक डिविडेंड यील्ड का कुशन भी है। तो मेरा मानना है कि क्योंकि एक ना एक दिन एफआई की वापसी होगी, ये उम्मीद हमको रखना है मन में, तो तब आईटी जरूर दौड़ेगी। और जब रेट कट का माहौल ऐसे में यूएस में आता है, तो बीएफएसआई जो बड़ा खरीदार रही है अपना आईटी सर्विसेज का अमेरिका में, उनके लिए पॉजिटिव होगी तो ऑटोमेटिकली। और अब तो आजकल में खबर क्या आ रही है कि यूएस इकोनॉमी मजबूत है, तो उस चीज के अंदर आईटी डिमांड में कोई मेरे को दिक्कत नहीं दिख रही है।
मगर मार्केट की, जैसे मैंने कहा, मैं क्यों 20-25% ही कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे ये बिलीफ है, पर मेरे बिलीफ को कितना मुझे बैक करना चाहिए, 20-25%, 100% थोड़ी जाके मैं उसी के ऊपर डालूंगा। तो तो इसलिए मैंने सुनील सर एक हिस्सा और आता है हमको, मतलब हर तरीके से थ्रेट जो अभी इस समय इंडियन मार्केट में है वो यूएस से है। आपका ना फ्लो वहाँ से आ रहा है, वहाँ का H1B वीज़ा का इशू है, आपका टैरिफ भी लग गए हैं। यूएस की खुद की सिचुएशन इतनी ख़राब है, वहाँ पर डेट आपसे कहीं ज़्यादा 40 टाइम्स डेट ज़्यादा लेके बैठे हैं। आपके अगर 8 टॉप कंपनीज ना हो आपके पीछे तो आप तो वैसे ही खराब सिचुएशन में हो, डेट पे हो, आप शटडाउन के लिए खुद ही जा रहे हो और आप अपनी देश को ही बचाओ शटडाउन के लिए, और प्लस आप खुद कंजम्पशन लेते हो चाइना से और वियतनाम से। अगर ये दो इकोनॉमी आपके लिए ना हो तो आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। उस सिचुएशन के बावजूद आप थ्रेट बचाए पड़े हो दुनिया को और इंडिया को डरा रहे हो सबसे ज़्यादा। सो क्या ये वायबल है? मतलब हाँ, मानते हैं हम बहुत छोटे हैं, वो बहुत बड़े हैं, उन्होंने सालों में ये अर्जित किया है, हमने वो अर्जित नहीं किया है, हमें भी टाइम लगेगा। बट क्या इस इकोनॉमी के साइज से हम ज़्यादा महंगे हैं या उस इकोनॉमी के हिसाब से वो ज़्यादा महंगे हुए जा रहे हैं? नहीं, मैं कहूंगा कि एक्चुअली आप यूज की ये सब, ये शटडाउन की बात है, ये हो जाएगी सॉल्व, एक हफ्ते में कुछ हो जाएगा। तो कुछ साल पहले भी हुआ था ऐसे शटडाउन की बात, क्योंकि सर उनको 8-10 बार हो चुका है। हो चुका है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये हर बार उससे निपट लेते हैं, क्योंकि ये एक नेगोशिएशन होता है बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ मच यू कैन बोरो, बिकॉज दे वांट टू कीप अ कंट्रोल। तो ऐसा नहीं है कि यूएस डूबने वाला है बिकॉज ऑफ दिस शटडाउन। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को तनख्वाह तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये सॉल्व नहीं होती है। तो वही बात है। तो मेरा मेरा क्या मानना है कि देखिए, अमेरिकन जीडीपी के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, और अभी जो रेट कट का एक एक्सपेक्टेशन था वो चला गया, डॉलर इसलिए स्ट्रेंथन हो गया। तो आप जो कह रहे हैं अमेरिका की इकोनॉमी खराब नहीं है भैया, अमेरिका की गवर्नमेंट जिस तरह से अपना काम कर रही है उसमें खराबी है, इसलिए वो बोरोइंग ज्यादा किया है। वो सब देश को अफेक्ट करती है, बट देश के अंदर कॉर्पोरेट्स को नहीं अफेक्ट कर रही है। अमेरिकन कॉर्पोरेशंस अच्छे कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट अच्छी है, उनकी वैल्यूएशन ठीक है, इंडिया के इक्वल है वैल्यूएशन, 27 पी पे कुछ है। और क्या है कि अमेरिका को एक कॉन्फिडेंस जो वर्ल्ड का है अमेरिका के ऊपर, वो अभी जारी है। जो भी चीज आप कहें, ना भी उनका डेट जीडीपी बात करें, किसी ने कुछ थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया, ये वो उनकी शटडाउन हो रही है, गवर्नमेंट नहीं चल सकी, वो सब बात छोड़िए। अल्टीमेटली अमेरिका 30% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी है, और वो इकोनॉमी अभी के जो नंबर कल परसों के नंबर आए थे स्ट्रांग है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं है। क्या है कि मैं मानता हूं ना, मैं ये बात क्यों उठी है कि टैरिफ की बात क्यों उठी है ना, सिंपल सी बात है भैया। अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $30 पर आवर है, चीन में $4 पर आवर है, वियतनाम इंडिया में और भी कम है। तो ये $26 का जो प्रॉफिट है होता है ना, वो चाइना ने सब अपने आप रख लिया, और यूएस को $2-3 ही सेविंग उसमें हुआ है। तो इसीलिए यूएस को ज्यादा बोरो करना पड़ा, और बोरोइंग लेंडिंग भी यही चीन और जापान ने किया है अमेरिका को। तो वो इस मुसीबत में आ गई, क्योंकि एक फेयर शेयर ऑफ द सेविंग्स अभी बायर के साथ जाना चाहिए सेविंग्स, या सेलर के पास, इतनी सालों से सेलर के पास जा रहा था। अब ट्रंप उसी को सही करने की कोशिश कर रहे हैं बाय पुटिंग अ टैरिफ। तो क्या है कि एक इवन बैलेंस होना चाहिए। तो अमेरिका एज अ बायर इज पेइंग द प्राइस। अब नेचुरली अमेरिका एक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, तो इमीडिएटली चाइना के स्टॉप कर नहीं सकते, मगर उसलिए वो नेगोशिएट कर रहे हैं। बहुत लोग समझते हैं कि ट्रंप हर दिन एक एक कुछ कर रहा है, बट उसकी सबसे बड़ी कोशिश क्या है कि अमेरिकन गवर्नमेंट की इनकम को बढ़ाए। टैरिफ क्या करता है? टैरिफ का इनकम किसको जाता है? अमेरिकन गवर्नमेंट को ना, क्योंकि उनको किसी हाल पे वो फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। इसलिए ये गोल्डन वीसा, इसलिए ये $100,000 का H1B पे टैरिफ, इनको इनकम बढ़ाना है देश की, मैंने गवर्नमेंट की। तो कारण ऐसा है, ऐसा नहीं है कि अमेरिकन कंपनियों की परफॉर्मेंस खराब है, सबके परफॉर्मेंस अच्छे हैं। और एआई का भी सबसे बड़ा कंपनी एनवीडिया अमेरिका में है ना। तो ये मत समझिए कि अमेरिकन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम इज अमेरिकन इकोनॉमी की प्रॉब्लम। ओके, तो सुनील सर एक बात और, गोल्ड ऐसा क्या सेंस कर रहा है? चलो सिल्वर समझ में आता है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट है, डिमांड पार्ट को कंज्यूम कर रहा है। गोल्ड ऐसा क्या सेंस कर रहा है कि वो अपना ऑल टाइम हाई बनाए जा रहा है, और ये मतलब अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, उसके बावजूद भी वो नया हाई बना रहा है। सो ऐसी क्या चीज़ गोल्ड ने सेंस कर लिया?
गोल्ड ने सेंस नहीं किया है, चाइना का एक्शन है ये। हाँ। चाइना का $800 बिलियन यूएस ट्रेजरी में एक्सपोजर है, और वो उसको कम करा रही है धीरे धीरे, क्योंकि वो उतना पैसा अमेरिका में नहीं रखना चाहती, क्योंकि एक ना एक दिन ट्रम्प बोलेगा कि उसके डॉलर रिजर्व्स को मैं फ्रीज कर रहा हूं, जैसे रशिया के बारे में किया उसने। ये डर है उधर। तो चाइना, नॉट ओनली चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज इंडिविजुअल्स भी जब भी गोल्ड में थोड़ा करेक्शन आता है जाके ढेर सारा गोल्ड खरीद रहे हैं। ये पूरा गोल्ड का जो मूव है, जापान टू सम एक्सटेंट ऑल्सो, साउथ कोरिया टू सम एक्सटेंट, बट बिगेस्ट बायर ऑफ गोल्ड चाइना है। और ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन, वॉर, ये सब कारण नहीं है। ये क्या है कि चाइना ने इतनी सालों से यूएस में एक्सपोजर ले लिया, वो अभी एज अ पॉलिटिकल टूल और उनके लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं कि मेरे को इतना डिपेंडेंस नहीं चाहिए। अब कुछ साल पहले उन्होंने प्रमोट किया ब्रिक्स की करेंसी कराएंगे, बट इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं दिया, समर्थन नहीं दिया, तो वो एक ऑल्टरनेटिव नहीं है उनके पास, तो पैसा कहाँ रखेंगे, तो गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये चाइनीज बाइंग ऑफ गोल्ड ही गोल्ड को लेके जा रही है, और ये आगे भी होगा अंटिल यूएस चाइना का पूरा ये टैरिफ का सॉल्यूशन, क्योंकि टैरिफ का सॉल्व भी हो गया पॉलिटिकली ऑल्सो, अमेरिका डजंट वांट चाइना टू ग्रो, तो ये क्वाड को रिजर्व करेंगे, ये करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि चाइना धीरे धीरे अपने जो $800 बिलियन का ट्रेजरी का एक्सपोजर है उसको गोल्ड में शिफ्ट करती जा रही है, जब तक गोल्ड आपको बढ़ता ही जाएगा। तो मेरा व्यू ऑन गोल्ड भी पॉजिटिव है। सिल्वर की बात है कि ये पोअर मैन्स गोल्ड है, अदर देन द इंडस्ट्रियल यूज, क्योंकि इतना बढ़ गया रेशियो, 95:1 हो गया ना, तो लॉन्ग टर्म रेशियो 60:1 है। तो सिल्वर नेचुरली और तेजी से दौड़ेगा टू नैरो द गैप, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years सिल्वर गोल्ड का रेशियो सही वापस 60 पे जाएगा। अगर गोल्ड और भी बढ़ा तो सिल्वर का और तेजी से बढ़ना चाहिए। तो नेचुरली सिल्वर पे भी मैं पॉजिटिव हूं, मगर गोल्ड का ये मत सोचिए कि ये वॉर के कारण या ऐसी कुछ बात के कारण हो रही है, नहीं, ये सिंगल एक देश चीन का एक्शन है, और लोग उसको भी डॉलर की वीकनिंग से कोरिलेट करते हैं। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो उसके कारण भी गोल्ड से शिफ्ट कर रहे हैं, मगर बिगेस्ट बायर सिंगल इज चाइना सॉवरेन वेल्थ फंड। जी सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, वरना आपसे और बात करते, पता ही नहीं चलता कब आपसे बात करते करते समय बीत जाता है। इतना कुछ सीखने, सुनने, समझने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और अपने व्यूज़ हमें शेयर करने के लिए। और आपको, आपके परिवार को फेस्टिविटीज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी आपसे हम मुलाकात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।